ओके, सो गुड आफ्टरनून क्लास। सर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीओ की चैप्टर 12 की क्लास 3। लास्ट क्लासेस में हमने बात की थी सर रैशनलाइजेशन की। किसकी बात की थी? रैशनलाइजेशन कि कैसे एक प्रोड्यूसर अपने रैशनल डिसीजंस लेता है। सर प्रोड्यूसर रैशनल कब होगा? जब उसकी कॉस्ट कम से कम होगी, दैट मीन्स उसकी वेस्टेजेस कम से कम हो जाएंगी। बोलो समझ में आ रहा है? सर वेस्टेज कम से कम होगा, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। बोलो समझ में आ रहा है? इसमें हमने कुछ बातें की थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सर, एलिमेंट्स क्या होते हैं, और एलिमेंट्स के बाद आज हमको स्टार्ट करना था ऑब्जेक्टिव्स। बोलो समझ में आया? पक्का? तो चलो लास्ट क्लास में कोई डाउट सबसे पहले? एनी डाउट्स इन द लास्ट क्लास? एनीवन? नो सर, वेरी गुड। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रैशनलाइजेशन। ओके, आ जाओगे सारे पेज नंबर 168 पे। पॉइंट नंबर 1, एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड एफिशिएंसी। ये हो गया था क्या? नहीं हुआ था ना ये? कोई बात नहीं। एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी। सर शुरुआत से चिल्लाते आ रहे हैं, रैशनलाइजेशन मतलब ही क्या है? वेस्टेजेस को और इनएफिशिएंसी को खत्म कर देना। यानी सर वेस्टेजेस कम से कम और एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा, उससे हमारी कॉस्ट कम होगी, हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? रीड कर लोगे। The primary objective of rationalization is to eliminate all types of wastages। हाँ, अंडरलाइन कर लोगे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सर एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रैशनलाइजेशन? तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रैशनलाइजेशन इज टू एलिमिनेट ऑल टाइप्स ऑफ वेस्टेजेस। बोलो भाई कैसे वेस्टेजेस? ऑल टाइप्स ऑफ वेस्टेजेस सर, यानी कि मेन का भी, यानी कि लेबर की भी वेस्टेजेस और मटेरियल की भी वेस्टेजेस। बोलो समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। And inefficiency prevailing in an industry. Therefore, rationalization cure the is cost. क्या लिखा है? Cure the is cost by faulty production system, ineffective organization structure, improper coordination among various factors of production and waste ability. यहाँ पे लिखना चाहिए इसको therefore rationalization is the cure. Rationalization is the cure for फॉल्टी प्रोडक्शन सिस्टम, इनएफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सर दूसरी चीज, दूसरे शब्दों में साफ साफ समझोगे, रैशनलाइजेशन हर मर्ज की दवा है। समझ में आया? किन किन मर्ज की दवा है सर? फॉल्टी प्रोडक्शन सिस्टम, हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम फॉल्टी है, गलत है, उसकी दवा है। नंबर 2, इनएफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है हमारा अगर इनइफेक्टिव है, यानी कि इफेक्टिव नहीं है, टाइमली काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, उसकी भी दवा क्या है? रैशनलाइजेशन। इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, हमारे बीच में तालमेल अच्छा नहीं है, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, उसकी भी दवा क्या है? रैशनलाइजेशन। एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अनब्रेस्ड कंपटीशन। अनब्रेस्ड मतलब अनहेल्दी कंपटीशन। अनहेल्दी कंपटीशन का एग्जांपल याद है? बोलो। तो सर उसकी एकमात्र दवा क्या है? रैशनलाइजेशन। क्या है? रैशनलाइजेशन। समझ में आ गया? पक्का? ओके। नंबर 2, एंश्योरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर रिसोर्सेज का पूर्ण उपयोग। 3 इडियट्स मूवी देखे हो? सदुपयोग, पूर्ण उपयोग, कोई इनसे सीखे। क्या है? रैशनलाइजेशन। क्या है ये? रैशनलाइजेशन। समझ में आया? सिर्फ हेडिंग पढ़ लेना, अंदर की चीज देखने की बात नहीं है, ठीक है? नंबर 3, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन। बोलो भाई सर हमारी एफिशिएंसी सबसे हाई है, याद है कब सब वाला एग्जांपल? सर 1000 करोड़ का इनपुट था और आउटपुट कितने का था? 3500 करोड़। फॉर्च्यून 500 में 120th रैंक हम लोग की थी। बोलो भाई ये क्या है दोस्तों? हम अपना प्रोडक्शन ही तो मैक्सिमाइज कर रहे हैं। सर एफिशिएंसी अच्छी होगी, काम अच्छा होगा, तो क्या हमारा प्रोडक्शन ही तो मैक्सिमम होगा। बोलो समझ में आ रहा है? बस वही पॉइंट ये कह रहा है, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन। रीड करोगे, रैशनलाइजेशन एम्स एट मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय अप्लाइंग रैशनल एंड लॉजिकल अप्रोच। सर रैशनल अप्रोच लगाएंगे और लॉजिकल अप्रोच लगाएंगे। कैसा अप्रोच? लॉजिकल अप्रोच। This helps in lowering cost, अंडरलाइन कर लोगे, lowering cost and offering products to consumer at low prices। सर कॉस्ट कम से कम हो जाएगी, उनको कम से कम रेट में हम सामान उपलब्ध करा देंगे। बोलो क्या समझ में आ रहा है? वेरी गुड सर। नंबर 4, मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी एट मिनिमम एफर्ट। फिर वही चीज सर, एफिशिएंसी ज्यादा होगी, एफर्ट कम होगा, एफर्ट कम है, एफिशिएंसी ज्यादा है। कुछ पढ़ने लायक है इसमें दोस्तों, बार बार घुमा घुमा के वही पॉइंट आपको दे रहा है। समझ में आ रहा है? सर पहले जो होता नहीं था, मैं आपको बार बार बताता हूं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, पॉइंट्स चाहिए थे ना, कहां से आते? यही वो पॉइंट्स है, एक ही पॉइंट को घुमा घुमा के। ओके सर। नंबर 5, सिंप्लीफाइंग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दूसरे शब्दों में सर हर एक चीज को क्या कर देना? सिंप्लीफाई कर देना। क्या कर देना? सिंप्लीफाई कर देना। पीछे आ जाओ, हम लोगों ने
यहाँ पढ़ा था ना एलिमेंट्स ऑफ रैशनलाइजेशन में सिंप्लीफिकेशन, बोलो समझ में आ रहा है? यानी कि क्या कर देना सर, हर चीज को सिंपल कर देना, हर चीज को सिंपल कर देना। सर अपने मन में पॉइंट बैठाने शुरू कर दो। रैशनलाइजेशन मेनली किस पे फोकस करता है सर? एफिशिएंसी को बढ़ाने में, वेस्टेजेस को कम करने में और चीजों को सिंपल करने में, चीजों को सिंपल करने में। समझ में आया? इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल सर, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो उसको ग्राहक खरीदेंगे, बार बार खरीदेंगे। आप कोई चीज़ खरीदते हो, जैसे मान के चलो आपने किसी दुकान से समोसा खाया, ठीक है, उसका समोसा आपको नहीं पसंद आया, दोबारा उसके वहाँ जाते हो? नहीं जाते हो सर। लेकिन अगर किसी को वहाँ समोसा खा लिए या मोमो खा लिए और टेस्ट बड़ा पसंद आया सर, क्या वाह क्या टेस्ट है, तो तुम क्या बार बार उसके वहाँ जाओगे? द आंसर इज यस सर। जैसे यही नौका विहार पे अभी रिसेंट में एक दुकान खुली है, उसका नाम मुझे नहीं याद है, क्रीमो करके समथिंग है, तो वो एक नया ले आए हैं पिज्ज़ा मोमो, मतलब मोमो बनाएंगे और उसको बिल्कुल पिज्ज़ा वाला टेस्ट आएगा और पिज्ज़ा जैसे चीज़ वीज़ भी डाल देते हैं। तो हम लोग ऐसे ही 15-20 दिन पहले एक बार वहाँ गए थे घूमते हुए, चाय पीने जाते हैं वहाँ पे, तो चाय पीते पीते वहाँ गए थे, कहा लाओ भाई नया है ट्राई करते हैं। खाया हम लोगों ने, हमको सबको पसंद आया। तो अब से 15 दिन के गैप में हम लोग कम से कम 10 बार उसके वहाँ जाके वो खा चुके होंगे। क्यों सर? प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। अभी विद इन 1 मंथ वो स्विगी पे लिस्ट भी करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सब बोल रहे हैं सर सबको ये बहुत पसंद आ रहा है, पिज्ज़ा मोमो सबको पसंद आ रहा है, तो हम स्विगी पे लिस्ट करके इसको बेचेंगे। बोलो भाई, तो क्या आपको फायदा होगा? द आंसर इज यस सर, बहुत फायदा होगा। रैशनलाइजेशन एड्स एट नॉट ऑन इंक्रीजिंग द क्वांटम, नॉट वन को कर लो, नॉट ऑन, स्पेलिंग मिस्टेक्स, नॉट ऑन इंक्रीजिंग द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन बट ऑल्सो इन एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अंडरलाइन कर लोगे, एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आया? अरे बोलो। नंबर 7, एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी। याद करो सर, रैशनलाइजेशन मैक्रो है। रैशनलाइजेशन क्या है? मैक्रो है, यानी कि हम फर्म की बात नहीं करते हैं सर, हम इंडस्ट्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंडस्ट्री की। अगर बात इंडस्ट्री की हो रही है सर, तो हम इंडस्ट्री को क्या करने की कोशिश करेंगे? स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे? स्टेबल, स्थिर। सर ऐसा ना हो कभी डिमांड बिल्कुल नीचे चली जाए, कभी बिल्कुल ऊपर चली जाए। आप ऐसी इंडस्ट्री में रहना चाहोगे क्या जिसकी डिमांड ऐसे फ्लक्चुएट करती है, कभी बिल्कुल ऊपर कभी बिल्कुल नीचे? सर हम लोग उसी इंडस्ट्री में, टीचिंग इंडस्ट्री, सर सेशन के स्टार्ट में बम्पर डिमांड रहती है, बम्पर क्लासेस नहीं मिलती है बैठने के लिए, लेकिन सेशन एंड होते 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 खाली। तो 11th-12th मान लो की पॉलिसी, भाई लास्ट मंथ फीस ही ना मांगो, भाई बच्चे आओ पढ़ो निकलो, तो कि पता है लास्ट मंथ मांगेंगे सर, क्लासेस खाली हो जाएंगी, फिर बोर्ड डेस्टेबल को नहीं ना पढ़ाएंगे। तो सर ऐसी इंस्टेबिलिटी को कम करने का ही क्या होता है? रैशनलाइजेशन। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, स्टेबिलिटी बस हेडिंग पढ़ लेना, अंदर का वही सारी चीजें हैं, पढ़ सकते हो खुद। नंबर 8, इंप्रूविंग इंडस्ट्रियल रिलेशन। सर एक इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्री से संबंध को अच्छा करना, ये क्यों जरूरी है? वाई इज दिस नेसेसरी? बोलो बोलो बोलो। एक इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्री से संबंधों को अच्छा कर देना क्यों जरूरी है? वाई? कंपटीशन, ओके, कंपटीशन क्या? अनहेल्दी कंपटीशन खत्म हो जाए, वेरी गुड। लेकिन मैंने बोला एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री, मेरे भाई तुम्हारा मान के चलो सॉल्ट इंडस्ट्री का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से क्या कंपटीशन हो सकता है? बोलो सर। देखो एक तो इसको इस नजरिए से ले सकते हैं सर कि मान के चलो स्टील मेकिंग इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, तो स्टील इंडस्ट्री को क्या चाहिए? लोहा चाहिए और कार्बन चाहिए, है ना? तो सर लोहा, तो अगर स्टील इंडस्ट्री का आयरन इंडस्ट्री से संबंध अच्छे होंगे और कार्बन इंडस्ट्री से संबंध अच्छे होंगे तो स्टील का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? अल्टीमेटली बेनिफिट किसका होगा? देश की इकोनॉमी का। किसका बेनिफिट होगा? देश की इकोनॉमी का। अगर इंटर इंडस्ट्री रिलेशंस अच्छे रहते हैं तो बेनिफिट किसका होता है? इकोनॉमी का होता है। किसका होता है? इकोनॉमी का। एक बार और रीड करते हैं, देखिए बुक क्या बोल रही है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, रैशनलाइजेशन aims at improving the condition of the industrial relations in the industry. The Bombay Textile Labor Inquiry Committee 1941 also stressed on the improvement in the efficiency of workers in the working condition. यहाँ पे ये वर्कर्स के बारे विषय में बात कर दी कि वर्कर और इंडस्ट्री का रिलेशन। बगल में लिख लोगे वर्कर, वर्कर इंडस्ट्री रिलेशन। सर किसका रिलेशन? वर्कर का और इंडस्ट्री का, वर्कर का और इंडस्ट्री का। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो भाई। और इसमें अंडरलाइन कर लोगे, स्टार मार्क कर लोगे, द बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर इंक्वायरी कमेटी 1941। भाई इन्होंने क्या सजेशन दिया था? ऑल्सो स्टेट, बगल में स्टार मार्क कर लोगे बड़ा सा,
ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ इन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स एंड इन वर्किंग कंडीशंस। भाई एमसीक्यू में आ सकता है कि बॉम्बे टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेबर इंक्वायरी कमेटी 1941 ने क्या सजेशन दिया था, तो उन्होंने ये सजेशन दिया था। समझ में आ गया? पक्का? क्या सजेशन था? सर वर्कर के स्किल को अच्छा करिए और उनकी वर्किंग कंडीशंस को भी आप अच्छा कर दीजिए। बोलो समझ में आया? नंबर 9, रेगुलेटिंग द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। रेगुलेटिंग मतलब टू चेक, रोक लगाना। अननेसेसरी वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट कॉजेज वेस्टेजेस इन इंडस्ट्री एंड प्रूव अ बर्डन ऑन स्कार्स रिसोर्सेज। सर अगर आप अननेसेसरी वैरायटी दे रहे हो ना तो वो भी गलत है। अननेसेसरी वैरायटी मतलब सर अक्सर आप देखे होंगे, अगर आप एलसीडी टीवी एलईडी टीवी लेने जाते हो किसी कंपनी की, मान के चलो इंटेक्स की, सोनी की, किसी की, तो सर आप देखोगे कि 36 इंच में ही एक ही कंपनी के 5-6 प्रोडक्ट आ रहे हैं। अगर 36 इंच की टीवी में देखो तो एक ही का ये UH1110D है, ये UH1116D है, ये UH127D है। भाई जब एक ही साइज है, फीचर्स भी लमसम सेम होते हैं, प्रोडक्ट दुनिया भर के हैं, ये वेस्टेज है। समझना, ये वेस्टेज है। आप समझोगे सर मान के चले ये तीनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं, ये तीनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं एक ही कंपनी के, सेम फीचर सेम सब कुछ, लेकिन नाम अलग कर दिया। अब इसकी एडवर्टाइजिंग अलग, इसकी एडवर्टाइजिंग का खर्चा अलग, इसकी एडवर्टाइजिंग का खर्चा अलग। अगर ये सेम रहता तो क्या मैं इसकी एडवर्टीजमेंट एक साथ कर सकता था? द आंसर इज यस सर। द आंसर इज यस सर। ये बहुत देखने को मिलता है मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में भी, बाइक इंडस्ट्री में। सर इंजन सेम होगा, बॉडी का पैटर्न जरा सा बदल देंगे, प्रोडक्ट अलग हो गया। हीरो में सर पैशन प्रो और सुपर स्प्लेंडर, थोड़ा सा इंजन में जरा सा अंतर है, जैसे प्रोडक्ट अलग है, अलग अलग एडवर्टीजमेंट चल रही है कि नहीं है? सर जरा सा इंजन में अंतर होता है, जरा सा बॉडी में अंतर होता है, अलग कर देते हैं। सर ये वेस्टेज है, अननेसेसरी तुम वो दे रहे हो, वैरायटी दे रहे हो। रॉयल एनफील्ड को देखो ना, बुलेट, रॉयल एनफील्ड को देखो, है कि नहीं? सर बुलेट 350, क्लासिक 350, 500 खत्म, एक ही सिंगल है, मीटियोर खत्म, कोई वैरायटी नहीं। यार इससे वेस्टेजेस कम होगी। समझ में आ रहा है? कंपटीशन बेकार का कम हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट करती है मेरे भाई, ऐसा मत बोलो। जब नया प्रोडक्ट आता है तो देखो, तुमको टीवी पे एडवर्टीजमेंट नहीं दिखता, तुम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो ना। सोशल मीडिया पे देखो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे दुनिया भर के ऐड आते हैं। और देखो अगर तुम बाइक खोज लो, तुम कुछ मत करो, तुम घर जाके गूगल करो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, इतना गूगल कर लो, 1-2 बार सर्च कर लो, फिर तुम कोई भी वेबसाइट खोलोगे उसके नीचे तुमको रॉयल एनफील्ड का ऐड ही दिखेगा। वो भी तो खर्चे हैं, समझ रहे हो? तुम स्प्लेंडर सर्च करो, हीरो होंडा स्प्लेंडर या हीरो स्प्लेंडर नई वाली, तुम इतना सर्च करो, फिर तुम कोई भी वेबसाइट खोलोगे ना, नीचे तुमको दिखेगा हीरो स्प्लेंडर, बुक नाउ, टेस्ट ड्राइव नाउ। क्या है भाई? ये एडवर्टीजमेंट के खर्चे हैं, समझ रहे हो? ये एडवर्टीजमेंट के खर्चे हैं। अब हीरो स्प्लेंडर और हीरो HF डीलक्स इंजन सेम है, HF डीलक्स सस्ती है, स्प्लेंडर महंगी है थोड़ी सी, समझ रहे हो? कोई सर सेंस नहीं बनता है, लेकिन इंडस्ट्रीज इसको करती हैं। दिस ऑल्सो लीड्स टू कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर। तुम्हारे मन में कंफ्यूजन आएगा, सर LG के ही 36 इंच में 4 टीवी है, कौन सा लें? आता है कि नहीं आता कंफ्यूजन? सर मोबाइल लेना होता है, ओप्पो का मान लो, MI का लेना है, MI का 9 से 11 हज़ार की रेंज में दुनिया भर के फोन है, कौन सा लोगे? सब में 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल, मेमोरी कार्ड, डुअल सिम, ले तो ले कौन सा? फिंगरप्रिंट सेंसर किसी में आगे दे दिया है, किसी में पीछे दे दिया है, किसी में कहीं दे दिया, किसी में कहीं दे दिया। भाई लोगे तो कौन सा लोगे बताओ? जो पसंद नहीं, कंफ्यूजन होती है, ये तुमको कंफ्यूज कर देगा, समझना इस चीज़ को। जब बहुत ज़्यादा वैरायटी भी मिलती है ना, तो इंसान कंफ्यूजन के मारे सामान नहीं लेता है कि हटाओ, लेंगे ही नहीं, है कि नहीं? मोबाइल के केस में बहुत होता है भाई, ये सबसे ज़्यादा मोबाइल के केस में देखने को मिलता है। तो सर ऐसी वेस्टेजेस से बचिए। नंबर 10, इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सोसाइटी। सर रैशनलाइजेशन होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड होगा, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होगी, इसको फ़ायदा होगा, उसकी प्राइस कम होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा सर? सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, यानी कि मेरा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। आज से 20 साल 25 साल पहले सर मोबाइल फ़ोन रखना बहुत बड़ी लग्जरी थी, है कि नहीं? आज से 20 साल पहले मोबाइल फ़ोन रखना बहुत बड़ी, इतना बड़ा लेदर का पाउच आता था, यहाँ लोग बेल्ट में लगाते थे उसको, और उसके अंदर फ़ोन ऐसे रख के टक से बंद कर देते थे। जिस प्रकार से लोग अपनी पिस्टल दिखाते हैं, फ़ोन दिखाते थे, लोग फ़ोन है मेरे पास, समझ रहे हो? बहुत बड़ी बात थी। लैंडलाइन PNT बहुत बड़ी बात थी भाई। मेरे मोहल्ले में मेरे घर में बस एक PNT था, अब पूरे मोहल्ले वाले फ़ोन करने आते थे, उससे फ़ोन करवा दीजिए, आ जाओ भाई। उसी PNT में छोटा सा ताला लगा के रखते थे, ताला खोलते थे तब फ़ोन होता था, फिर वापस ताला बंद, तिजोरी लगती थी वो, समझ रहे हो? आज की डेट में कुछ ऐसा है सर? टहल रहे हैं, इधर मोबाइल, तुम लोग के भी अभी छान दे तो 10-12 मोबाइल तो यहीं गिर जाएंगे, समझ रहे हो? कोई लग्जरी नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा बढ़ चुका है। समझ में आया? ओके सर।
एस्पेक्ट्स ऑफ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनलाइजेशन। ठीक है सर, हमने देख लिया सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं। अब देखना है इसके एस्पेक्ट्स यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनलाइजेशन क्या हैं। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी the various aspects of rationalization may be divided into 4 groups. Number 1 technologies, number 2 organizational, number 3 financial and number 4 social और human. सर ये इसके 4 एस्पेक्ट्स हैं, ये इसके 4 एस्पेक्ट्स हैं। देखोगे सबसे पहला है टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजी पे हमारा क्या जोर रहना चाहिए बताओ सर? टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी से अच्छी हो, मॉडर्न से मॉडर्न हो, समझ में आ रहा है। नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशनल, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए दोस्तों? वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, चीज़ों को रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए, समझ में आया। नंबर 3 फाइनेंशियल, सर हमको फाइनेंस इजीली अवेलेबल होना चाहिए। फाइनेंस क्या है सर? फाइनेंस ये जब हमको पैसे की जरूरत पड़े किसी भी बिजनेस के काम के लिए तो हमको फाइनेंस अवेलेबल हो जाए, बोलो समझ में आया। एंड नंबर 4 सोशल और ह्यूमन, यानी कि सर हमारे एम्प्लॉयज़, हम जिस समाज में बिजनेस कर रहे हैं क्या उसके प्रति हमारा कोई फर्ज बनता है? बिल्कुल बनता है सर, बहुत बनता है। हम जिस समाज में रह रहे हैं, हमसे जिस समाज का ले रहे हैं, हमको उसको देना बनता है। कई बार जब देशद्रोही या ऐसा कोई नारा लगा देता है उल्टा सीधा भारत के खिलाफ, तो उसको लोग बोलते तुम यहीं का खा रहे हो, यहाँ को बोल रहे हो। तो लोग बोलते हम यहाँ का नहीं खा रहे हैं। कहते भाई क्या बात करो, देश का ही खा रहे हो ना? कहते देश का नहीं खाते हैं, मेहनत का खाते हैं। फादर मेरे कमाते हैं, हम कमाते हैं, मेहनत का खा रहे हैं। भाई तुम मेहनत का कमा रहे हो ठीक है, लेकिन तुम इस देश में ही तो कमा रहे हो, तुम इस देश में ही तो कर रहे हो, इन्हीं लोगों से कमा रहे हो ना, है कि नहीं? सरकार तुम्हें सब्सिडी दे रही है, सरकार तुम्हें कई सारी सुविधाएं दे रही है, तो कहाँ से दे रही है? सबके टैक्स के पैसे से ही तो दे रही है। तो इनके प्रति क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? द आंसर इज यस सर, बनती है। और सिर्फ बिजनेस की नहीं यार, मेरी तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी बनती है इनके प्रति, है कि नहीं? लोग क्या करते हैं सर, अच्छा पढ़ लेते हैं, जैसे मान लो तुम CA वगैरह कर लो तो तुम्हारे विदेश जाना बहुत आसान हो जाता है सर, बहुत ईजी है आपके लिए फ्यूचर ये फॉरेन जाना। गल्फ कंट्रीज में सर लाइन लगी रहती है नौकरी की, 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ रुपए पैकेज पे सालाना की लाइन लगी रहती है। US जा सकते हो, UK जा सकते हो, लोग निकल जाते हैं। अरे भाई आप जब पढ़ रहे हो तो मान लो किसी का तुम नहीं खाए हो, एटलीस्ट बॉर्डर पे तुम्हारे सोल्जर तो खड़े हुए हैं, तुम्हारी सुविधा के लिए कोई खड़ा हुआ है बॉर्डर पे जिसे तुम्हें आँच ना आए, उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? सिर्फ बिजनेस की छोड़ो, मेरी तुम्हारी भी जिम्मेदारी है यार। कुछ बन के आप लोग भी कम से कम 5 साल भारत में रह के कमाई करिए, जो करना है 5 साल भारत में करिए, 5 साल रहो निकल जाओ। किसी आदमी से कहो 50,000 की सैलरी ले लो और जाओ अपनी जान दे दो, देगा? कोई नहीं देगा सर, लेकिन वो देते हैं, आपके लिए देते हैं। वो अभी भी बॉर्डर पे खड़े हुए, सियाचिन पे खड़े होंगे, -30 डिग्री सेल्सियस, अंडा फोड़ो गिरते गिरते जम जाएगा, वहाँ पे वो आपके लिए बैठे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। बुक के हिसाब से समाज के लिए बनती है, मेरे हिसाब से छोड़ो ना समाज को, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके लिए रुके हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। बोलो समझ में आया? तो दैट इज योर सोशल और ह्यूमन इकोस्फीयर। द रैशनलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री मे कैन नॉट मेक, ये मेरे ख्याल से ना जो बुक ने इस चैप्टर में है तो टाइपिंग नहीं की, इसने वॉइस टाइपिंग की है। समझ में आ रहा है? होता नहीं हम लोग गूगल पे वॉइस टाइपिंग करते हैं, द लेटर शैल देयरफॉर बी रिपोर्टेड टू दिस एंड दिस फुल स्टॉप, तो कभी कभी फुल स्टॉप लगाने के वो लिख देता है FULLSTOP। वैसे यहाँ पे कनोटेशन उसको लगाना था ऐसे वाला उसने बोला है, तो कनोट की जगह उसने लिख दिया कनोट। वन एस्पेक्ट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ऑफ दीज एस्पेक्ट्स, इट मे मीन डिफरेंटली टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज और टू द सेम इंडस्ट्री एट डिफरेंट टाइम्स। मतलब सर ये सारे एस्पेक्ट हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग हो सकते हैं और सबके लिए एक भी हो सकते हैं, मतलब चेंज हो सकते हैं। सर बिल्कुल सही बात है, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करेगा। मैंने तुमसे बोल दिया अमीर, तुम्हारे लिए अमीर अलग हो सकता है, तुम्हारे लिए अमीर अलग हो सकता है, मेरे लिए अमीर अलग हो सकता है। एक सड़क पे जो बेचारा बैठा उसके लिए गरीब अमीर अलग हो सकता है, समझ रहे हो? उसके लिए अमीर वही है जिसके पास एक कमरा है रहने के लिए, 10 से 5 की नौकरी है, 20,000 रुपये सैलरी, उसके लिए वही अमीर है। मेरे तुम्हारे लिए हो सकता है वो गरीब हो, मेरे तुम्हारे लिए हो सकता है महीने का 50-60 हज़ार कमाने वाला मिडिल क्लास हो, महीने का 10 करोड़ कमाने वाला अमीर हो। अंबानी साहब के लिए हो सकता है वो भी ना अमीर हो, है कि नहीं? सब्जेक्टिव होता है, सब चेंज होता है। ये चारों भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज होते रहते हैं, समझ में आया? टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट देखोगे, इट हैज राइटली बीन रिमार्क दैट रैशनलाइजेशन इज टू अ ग्रेट एक्सटेंट कंसर्न्ड विद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। सर काफी हद तक, टू अ ग्रेट एक्सटेंट मतलब काफी हद तक हमारा रैशनलाइजेशन किस पे डिपेंड करता है? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे। सर इंजीनियरिंग जितनी बेटर होगी, मशीनें जितनी बेटर होंगी, टेक्नोलॉजी जितनी बेटर होगी, हमारा रैशनलाइजेशन उतना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी। मानते हो इस चीज़ को? यस सर।
इट इज अ टेक्निकल कल्ट मतलब गुट इन्वॉल्विंग द अडॉप्शन ऑफ फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन, बोलो भाई सिंप्लीफिकेशन आ गया वापस से घूम के, सर सिंप्लीफिकेशन हमको करना ही पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन इज द पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट विच सीक्स टू अवॉइड, अंडरलाइन कर लोगे, अवॉइड वेस्ट बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वैरायटी एंड नॉन एसेंशियल डिफरेंसेस इन आर्टिकल्स एंड कमोडिटीज इन एवरी यूज। मतलब सर सिंप्लीफिकेशन इज दैट पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट विच सीक्स, जो देखते हैं क्या नंबर वन है ये, अवॉइड वेस्ट बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वैरायटी। सर अननेसेसरी वैरायटी को अवॉइड कीजिए। अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना, बेफालतू की वैरायटीज भी बेकार होती हैं। अब यही मार्कर है, किस कंपनी का नाम तो मिट गया है, मान के चलो कैमलिन का है, ठीक है। तो कैमलिन के हम गए भाई मार्कर पूछने, कैमलिन का मार्कर है, कहता हाँ सर है, कौन सा चाहिए, ये B112 है, ये B16 है, ये B62 है, ये B13 है। हमने कहा भाई बोर्ड पे लिखने के लिए चाहिए, कहा सर सब लिखते हैं। मैंने कहा काला वाला चाहिए, कहा सर सब काले हैं, लीजिए जो लेना है। हम भी कहेंगे यार अजीब बेवकूफ़ कंपनी है, जब एक ही काम है, एक ही सारी चीज़ है, तो 75 वैरायटी बनाने की क्या जरूरत थी। तो कहते इसको अवॉइड करिए। समझ में आया? नंबर 2, एंड नॉन एसेंशियल डिफरेंसेस इन आर्टिकल्स, और बेमतलब के डिफरेंस बनाने भी बंद करिए इन आर्टिकल्स एंड कमोडिटीज इन एवरी यूज। अकॉर्डिंग टू बेथेल और एटवाटर, अंडरलाइन कर लोगे, बेथेल और एटवाटर क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सिंप्लीफिकेशन मींस, स्टार मार्क एमसीक्यू के लिए, बेथेल और एटवाटर, इंडस्ट्रियल सिंप्लीफिकेशन मींस एसेंशियली द एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रानेस और मार्जिनल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। मार्जिनल लाइन ऑफ प्रोडक्ट सर, प्रोडक्ट लमसम सेम होते हैं लेकिन वैरायटी दुनिया भर के हम उसमें डाल देते हैं, हटाइए उसको, ये बार बार जोर दे रहा है। इट कंसर्न्स इटसेल्फ विद द रिडक्शन ऑफ द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, अंडरलाइन रिडक्शन ऑफ द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, बस देयर टाइप्स एंड साइजेस। सिंप्लीफिकेशन ऑल्सो इंक्लूड्स द, अंडरलाइन करोगे, एलिमिनेशन ऑफ extraneous basic materials used in the manufacture of these products, काम खत्म। and likewise aims to reduce the complexity of the methods of manufacturing procedures। मतलब सर बेफालतू के रॉ मटेरियल, बेफालतू की वैरायटी, बेफालतू की सारी चीज़ों को हटाइए, किनारे करिए, जो भी बनाइए सिंपल बनाइए, सरल बनाइए और एक टाइप का एक ही प्रोडक्ट बनाइए। रॉयल एनफील्ड में बाइक लेने में आपको कोई समस्या नहीं आती है सर। अगर आपको सिटी में चलने के लिए लेना है, आपके पास 2 वैरायटी, थंडरबर्ड पुरानी है, मीटियोर नहीं है, सिटी में चलने के लिए ले सकते हैं। समझ में आया? क्रूज करने के लिए लंबी वाली लेनी है तो क्लासिक 350 ले लो या तो नई वाली ले लो, बस काम खत्म। अगर आपको ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए तो हिमालयन ले लो। समझ में आ रहा है? ज़्यादा वैरायटी नहीं है। आदमी का माइंडसेट क्लियर है भाई, मेरे को पहाड़ पे गाड़ी चलानी है, हिमालयन ले लेंगे। मेरे को शहर में चलना है, थंडरबर्ड ले लेंगे, तो मीटियोर ले लेंगे। मेरे को क्रूज करना है, यहाँ से दिल्ली बाइक से जाना है, रॉयल ये 350 ले लेंगे, क्लासिक 350, या तो तुम्हारा वो ले लेंगे बुलेट। समझ में आ रहा है? जो पुराना मॉडल है। बिल्कुल माइंडसेट क्लियर है सर। लेकिन वही हम तुमको होंडा में घुसा देंगे ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। शहर में चलने के लिए कौन सी लें, यूनिकॉर्न लें या शाइन लें या ये लें, वो ले, दुनिया भर का वैरायटी है, चलो जिससे चलना है। तो ये अवॉइड करिए सर, इसको अवॉइड करिए। समझ में आ रहा है? बोलो भाई, तुम लोग गाड़ी बनाओगे तो ये देखोगे ना, एप्पल में देखो कोई विशेष वैरायटी नहीं सर। एप्पल आईफोन 13, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स, छोटा चाहिए 13 ले लो, थोड़ा सा बड़ा चाहिए प्रो ले लो, और भोकाल झाड़ दिए प्रो मैक्स ले लो, खत्म। नहीं, वीवो, ओप्पो, सैमसंग वैरायटी पे वैरायटी डाल देते हैं। समझ में आ रहा है? तो कंफ्यूज हो जाते हो आप। हाँ, द बेनिफिट्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द सिंप्लीफिकेशन आर दोज रिजल्टिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्यूअर प्रोडक्ट्स, अंडरलाइन फ्यूअर प्रोडक्ट्स, कम प्रोडक्ट बनाएंगे, और फ्रॉम प्रोडक्ट्स दैट आर लेस कॉम्प्लेक्स टू मैन्युफैक्चर। सर कम बनाएंगे और ऐसा सामान बनाएंगे जो आसानी से बन जाए, जो आसानी से बन जाए। रॉयल एनफील्ड क्या है? हम तुमसे पूछते हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बाइक जो है वो क्या है? मेरे शब्दों में मानो तो जनरेटर है, एक सिंपल सा जनरेटर है जिसके ऊपर एक सीट रखा गई है, एक पेट्रोल टंकी रखा गई है, जनरेटर में अंदर ही स्टोर होता है, उसमें ऊपर स्टोर होता है, और 2 पहिए लग गए हैं। दैट इज सिंपली अ जनरेटर। उसको बनाना कितना आसान है सर, तुमको जान के मजा आएगा कि रॉयल एनफील्ड की जो टंकी होती है, टंकी में जो पेंट नहीं होता, पेंट जॉब ऐसे, वो एक ही इंसान करता, मशीन नहीं करती है। हाँ, एक ही इंसान है जो पूरी रॉयल एनफील्ड की टंकी पेंट कर देता है, ऐसे लेता है, ऐसे लाइन मारता है, ऐसे पाक से, बस। सोचो कितना सिंप्लीफाइड प्रोसेस है सर। लेकिन अभी पैशन देखो या यामाहा की बाइक देखो, नीचे खड़ी रहती है, वो इधर से कुछ निकला हुआ है, इधर से कुछ निकला हुआ है, प्लास्टिक वास्टिक ऐसे लगा हुआ है, ये पट्टी चली है, क्या मतलब है यार इसका? कोई मतलब है? नहीं है सर। समझ में आया? ओके,
or from products that are less complex to manufacture. Underline less complex to manufacture. In either case, simplification means that underline करोगे fewer types and sizes of raw materials are purchased. सर raw material भी कम खरीदिए, दुनिया भर की खरीदने की आवश्यकता नहीं है. Smaller and less varied inventories are possible. सर जिससे हमारी इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक. सर देखो आप कम सामान खरीदोगे ना सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो आपकी इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक भी कम रहेगा. स्टॉक कम होने का फायदा क्या है सर? उसको रखने के लिए जगह कम लगेगी, उसके खराब होने के चांसेस कम रहेंगे. समझ रहे हो ना सर? प्रोडक्ट स्टॉक रखना, अब इतना बड़ा गोदाम भरे हुए हो तो किराया देना पड़ेगा ना, तो खर्चा है कि नहीं है? बेमतलब का खर्चा है सर. सर ये स्टॉक लॉस के चांसेस हैं, आग लग जाए या बाढ़ भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, बिल्डिंग ही ढह जाए, तो नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता सर? थोड़ा रहेगा, थोड़ा नुकसान होगा. बोलो समझ में आया? अब तुम बोलोगे सर इंश्योरेंस आ जाता है. सर इंश्योरेंस क्लेम कभी पूरा नहीं मिलता है. गाड़ी का अगर एक्सीडेंट भी हो जाए 100% कवरेज में भी वो भी पूरा तुमको क्लेम नहीं देते हैं. स्टॉक के केस में पूरा क्लेम एडमिट नहीं होता है. समझ में आया? वो कुछ ना कुछ में दिखा देंगे, ये कमी है वो कमी है. 18 पन्ने के देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, कहते हैं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था आपने पढ़ा नहीं. तुम कहोगे सर इतना हम पढ़ लेते सीए नहीं हो जाते? इतना अगर पढ़ना था तो वो कहेंगे नहीं सर आपकी गलती, आपने साइन कर दिया, बगैर पढ़े आपको नहीं मिलेगा. बोलो समझ में आया? तो ये सब चीजें हैं. And larger quantities of the remaining materials may be purchased with the resultant quantity discount. ठीक है सर. Simplification likewise reduces manufacturing cost by reducing the complexity of the manufacturing process. So simplify करिए, आराम से बनेगा सामान, बगैर किसी complexity के बनेगा और उससे cost भी कमाएगी. It eases the problems of supervision and of production training planning. सर अगर चीज़ें आसानी से बनेगी, सुपरविजन भी ज़्यादा नहीं लगेगा. सर एक आदमी सारा मैनेज कर लेगा. अब दुनिया भर की प्रोसेस तुम लगा दियो 75 ठो दिखाने के लिए कि ये है वो है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसका सुपरविजन भी तो मुश्किल होगा कि ये सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. 3 सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे. सर प्रोडक्शन प्रोसेस सिंपल है, बहुत सिंपल है सर. इतना सिंपल है सर कि हम इसकी बॉडी भी कहीं से खरीदते हैं, इसका ये भी कहीं से खरीदते हैं निब, और इसके अंदर की रिफिल भी कहीं से खरीदते हैं. बस लेकर असेंबल करना है. एक आदमी खड़े खड़े देख लेगा, मालिक ही बैठ जाएगा कुर्सी लगा के, चाय पीते पीते देखता रहेगा. है कि नहीं है? सिंप्लीफाई करिए सर. समझ में आया? ओके. उसको सिंप्लीफाई करना आसान, ये सुपरविजन करना आसान रहेगा. कहाँ गया? हाँ, प्रोडक्शन प्लानिंग भी विशेष नहीं करनी पड़ेगी. आज चीज़ें आसान रहेंगी तो प्लानिंग. देखो सर दूसरे शब्दों में साफ साफ ये बोल रहा है, जो हम लोग का यहाँ की भाषा है झामा तामा हटाओ, चीज़ों को आसान बनाओ. समझ में आया? The advantages or gains which accrue to each group through the elimination of an excess variety may be listed below. Gains to manufacturer are, अब देखो क्या क्या फायदे होंगे सर सिंप्लीफिकेशन से मैन्युफैक्चरर के लिए. नंबर 1, लेस कैपिटल टाइड अप इन. अब देखो सर हम एक ऐसी मिठाई बनाते थे ना, पहले मान के चलो एक ऐसी मिठाई बना के चलते थे जिसमें यहाँ पे हम लोग ये डालते थे पिस्ता, यहाँ पे बादाम, यहाँ पे काजू, यहाँ पे कुछ, ये दुनिया भर का इसमें डालते थे. ठीक है. फिर इसको हम लोग रात में 12 घंटा डाल के घी में मैरिनेट करते थे. फिर सुबह निकाल के इसको दही से धोया जाता था. फिर इसके आटे में जो है चिरौंजी और दुनिया भर की चीज़ें, केसर वेसर मिलाई जाती थी, सब मिला के मिठाई बनती थी. ठीक है. और इसका जैसा टेस्ट आता था वैसा इसका टेस्ट बिल्कुल काजू की कतली जैसा आता था, बिल्कुल सेम काजू बर्फी जैसा आता था, सेम डिट्टो काजू की बर्फी. और काजू की बर्फी बनाने का प्रोसेस क्या है सर? काजू पीसो, दूध मिलाओ, घी मिलाओ, मावा मिलाओ, उसको बेलो, काट लो, काजू बर्फी बन. बताओ भाई सिंप्लीफाइड कौन सा है? काजू की बर्फी. भाई जो सेम टेस्ट आ रहा है तो काजू की बर्फी बनाओ ना. इससे क्या होगा? तुम्हारी कॉस्ट कम होगी. अब देखो यहाँ पे सर तुम पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश, घी और दुनिया भर का दही, वही सब में तुम्हारा पैसा जाता था ना, क्या यहाँ पे वो पैसा जाना कम होगा? तो आंसर इज यस सर. इसको बनाने के लिए लंबी चौड़ी प्रोसेस लगती थी कि भाई रात में मैरिनेट करने के लिए छोड़े हैं, आदमी देखना है कि चूहा ना जूठा कर दे या खराब ना हो जाए, या हल्की आंच में मैरिनेट होता था, लकड़ी उकड़ी जलती रहती थी. क्या ये सारी चीज़ें यहाँ पे खत्म हो गई? तो आंसर ही जैसा हमारा पैसा भी बच रहा है. इसे जैसे बोल रहा है लेस कैपिटल टाइड अप इन. टाइड अप में मतलब बंधा हुआ यानी कि फंसा हुआ. टाइड अप के बगल में लिख लो फंसा हुआ. सर कम कैपिटल फंसा रहेगा कहाँ पे? रॉ मटेरियल में भी पैसा कम हमारा फंसा रहेगा. सेमी फिनिश्ड गुड्स स्टॉक में भी पैसा कम फंसा रहेगा. रात में मैरिनेट कर रहे हो भाई, वो सेमी फिनिश्ड ही तो है. अरे बोलो सेमी फिनिश्ड है कि नहीं है? उसमें भी सर पैसा कम फंसा रहेगा. फिनिश्ड स्टॉक में भी पैसा कम फंसा रहेगा. बनेगा तुरंत निकलेगा. आसान है कि नहीं है? जिग्स, डाइस, टेम्पलेट्स एंड फ्लोर प्लेस यूज. दूसरे शब्दों में सर फैक्ट्री में जो जगह यूज होती है, फैक्ट्री के जो सामान यूज होते हैं. अब ये बर्तन इसमें यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें सर कम यूज़ होंगी। नंबर 5, स्पेयर पार्ट्स भी हमको कम लगेंगे, मशीनें कम यूज़ होंगी, प्रोसेस कम रहेगी, सिंपल रहेगी, तो उसके स्पेयर पार्ट्स भी कम लगेंगे। मान के चलो अगर यही माइक जो है तुम्हारा, इस माइक में, इस बॉक्स में अंदर बैटरी लगती है, पता है आप लोग को, इसके अंदर यहाँ बैटरी लगती है, समझ में आया सर? इसको हम ऐसा कुछ सिंप्लीफाइड प्रोसेस बना दें कि सर ये कैमरा की बैटरी से चल जाए ये माइक, तो बोलो भाई मेरा स्पेयर पार्ट कम हमको मेंटेन करना पड़ेगा ना कि सर इसकी बैटरी चाहिए नहीं होगी फिर, है कि नहीं? अभी को सर हमको इसकी बैटरी मेंटेन करनी पड़ती है, जब यहाँ पे लाल लाइट ब्लिंक होने लगती है तो हमको इसकी बैटरी चेंज करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? स्पेयर पार्ट कम हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर, समझ में आया? फैक्ट्री के नजरिए से देखो सर, कितने सारे इसमें होते हो स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते होंगे, समझ रहे हो? बिल्कुल सर। नंबर 2, मोर इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चर थ्रू, इकोनॉमिकल मतलब ऊपर लिख लोगे किफायती, किफायती, और हम हमेशा बताएं किफायती का मतलब क्या होता है? कम कॉस्ट में ज्यादा, कम कॉस्ट में ज्यादा। किफायती मतलब सस्ता नहीं होता है सर, किफायती मतलब कम कॉस्ट में ज्यादा। समझ में आया? सर हम लोग की जो मैन्युफैक्चर होगा किफायती होगा, कैसे? नंबर 1, लार्जर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, रिड्यूस नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। सर जो प्लांट हम लगाते थे, जो मशीनें हम लगाते थे, वो कम हो जाएंगे, लेकिन हमारा प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। जितना झामा तामा सर इस वाली मिठाई में था, उससे कम इसमें होगा, लेकिन इसमें प्रोडक्शन हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आया? नंबर 2, लॉन्गर रन्स, मतलब हम ज्यादा देर प्रोडक्शन कर सकते हैं। समझ में आया? सर देखो कैसे, एक प्रोसेस था सर हमारा, जिसमें हमारी ये कन्वेयर बेल्ट टाइप की थी सर, यहाँ से प्रोडक्ट आता था, यहाँ 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 यहाँ, इतने सारे प्रोसेस से होके जाता था सर। यहाँ पे आता था रॉ मटेरियल, यहाँ पे आके बनता था वो फिनिश्ड गुड्स। सर इतनी लंबी प्रोसेस होके जाता था, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमने इसको बना दिया ये 1 2 3, यहाँ पे आया FG, यहाँ पे आया, अरे यहाँ पे आया तुम्हारा रॉ मटेरियल, यहाँ पे आ गया तुम्हारा फिनिश्ड गुड्स। बोलो भाई, अब एक तरह से तुम यहाँ पे 100 यूनिट बना रहे थे, 100 यूनिट्स, यहाँ पे 100 बना रहे हो, तो क्या तुम फैक्ट्री में उतने ही टाइम में ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो? बोलो, एक तरह से सर लॉन्गर रन हो गया। क्यों? हमने एक रन में 100 प्रोडक्ट बनाए, यहाँ पे हम एक रन में 300 प्रोडक्ट बना रहे हैं, रन हमारा क्या हो गया? लॉन्ग हो गया। समझ में आया? क्या हो गया? लॉन्ग हो गया। लॉन्गर रन्स, लेस फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ मशीन्स। सर यहाँ पे मशीन कई सारी चेंज हो रही थी, देखो ये दुनिया भर की मशीन है, यहाँ पे क्या है? सिर्फ 3 मशीनें और प्रोडक्ट बन गया। लेस फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ मशीन, सेटअप्स एक्सेट्रा। नंबर 3, हायर रेट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्शन। सर यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, एक इंसान पर हेड प्रोडक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। सर मान के चलो यहाँ पे 10 लोग बना रहे हैं, 100 यूनिट बन रहा है, यहाँ लिखते हैं 100 यूनिट बन रहा है, बना रहे हैं 10 लोग, पर हेड प्रोडक्शन कितना? 10 यूनिट्स का। सर यहाँ पे 3 लोग बना रहे हैं, बन रहा है 100 बाई 3 हो, कितना हो गया? 33 लमसम। पर हेड प्रोडक्शन बढ़ गया ना, इंडिविजुअल प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ जा रहा है। समझ में आया? सब वही सिंपल चीजें हैं सर, कुछ इसमें पढ़ने लायक नहीं है, ये हम लोग एक बार रीड करते चल रहे हैं, ठीक है? एक्यूरेट एंड प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्शन। सर इससे हमारा जो एस्टिमेट है, अंदाजा है कि कितना प्रोड्यूस होना है, वो भी एक लमसम हमको मिल जाएगा। यहाँ पे सर इतनी सारी प्रोसेसिंग समस्याएं आती थी, कोई भी चीज़ जब टिपिकल होती है ना, तो उसमें आप अंदाजा नहीं लगा पाते हो, लेकिन जब वो चीज़ आसान हो जाती है, सिंपल हो जाती है, तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हो। समझ में आया? आपकी गाड़ी खराब है, आपको पता ही नहीं खराबी क्या है, अंदाजा लगा सकते हो कितने में बनेगी? नहीं सर, तुम कहोगे मिस्त्री देखेगा तभी बता पाएगा। समझ आया? लेकिन तुमको पता है सर इसकी टायर ट्यूब फटी है, बस एक टायर ट्यूब फटी, एक बैटरी चेंज करनी, तुम बता सकते हो सर लमसम 1500-1600 रुपये का खर्चा आएगा, है कि नहीं है? बोलो यस सर। तो अंदाजा लगाना इसमें आसान हो जाता है। मोर इफेक्टिव स्टॉक कंट्रोल। स्टॉक मतलब होता है इन्वेंट्री, स्टॉक जो आप रखे हो उसको कंट्रोल आप अच्छे से कर सकते हो, मतलब सर कब कम हो रहा है, कब वापस से रीऑर्डर करना है, कब रीऑर्डर नहीं करना है, कब ऑर्डर को रोक देना है, भाई मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कहाँ अच्छा होगा? सिंप्लीफाइड प्रोसेस में। कहाँ अच्छा होगा? ये सिंप्लीफाइड प्रोसेस में। बोलो समझ में आ रहा है? बेटर एंड मोर सिंप्लीफाइड इंस्पेक्शन, ठीक है सर पता है। लेस आइडियल इक्विपमेंट, रिड्यूस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। सर हमारा जो इक्विपमेंट है, अब बताओ प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ आया, तो ये वाली मशीन तो खाली बैठ गई ना, आइडियल बैठ गई, लेकिन सर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ फिर नया प्रोडक्ट आ गया, तो सर उसका जो खाली बैठने का समय वो कम हो जाएगा। समझ में आया? और इक्विपमेंट भी हमको कितनी चाहिए होगी? कम चाहिए। देखो ना 3 ही चाहिए, यहाँ पे इतनी सारी चाहिए। समझ में आया? ग्रेटर यूज इन सिक्योरिंग रॉ मटेरियल, कंजर्विंग रॉ प्रोडक्ट्स, यानी कि सर रॉ मटेरियल ले आने में आसान रहेगी, सारी चीजें हैं, ठीक है सर। लेस एक्सपेंसिव हैंडलिंग ऑफ स्टॉक। सर स्टॉक कम रहेगा तो उसको ढो के इधर ले आना, ले जाना, उसको रखना, संभालना भी, उसका खर्चा भी हमारा कम होगा। समझ में आया? ठीक है सर। नंबर जे, रिड्यूस क्लरिकल ओवरहेड पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। सर क्लरिकल ओवरहेड मतलब जो हम एम्प्लॉय को दे देते हैं, जो क्लर्क को दे देते हैं, वो भी पर यूनिट कम हो जाएगा। क्यों? प्रोसेस कम है सर,
प्रोसेस कम है तो उसका ओवरहेड भी कम हो जाएगा, खर्चे कम हो जाएंगे। सब प्योर लर्निंग है भाई, लर्निंग का रीडिंग है बस, इसको रीड कर लेना, किसी को याद नहीं रहने वाला एग्जाम के पहले, तुम्हें क्या हमें नहीं याद रहेगा, समझ में आ रहा है, तो रीड कर लेना बस इसे। मन में एक आइडिया बैठाते चलो, एमसीक्यू पॉइंट के लिए एक मोटा मोटी आइडिया बैठाते चलो, ठीक है ना। सिंप्लीफाइड एंड मोर एक्यूरेट कॉस्ट अकाउंटिंग, सर कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक्यूरेट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि कई सारे प्रोडक्शन। अब बताओ मैं तुमसे पूछ दूं इस मशीन पे कितनी कॉस्ट का अपॉर्चनमेंट किया जाए, अपॉर्चनमेंट होता है डालना, थोपना, इतना लंबा प्रोसेस ऐसा तुम क्या डालोगे, लेकिन ऐसे तुम कर सकते हो भाई, 3 ही प्रोसेस है, लमसम अंदाजा लगा सकते हो, समझ में आया। कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम वाले सेकेंड ईयर, सीए वाले सीए इंटर ग्रुप 1, ठीक है पढ़ोगे। कॉस्ट अकाउंटिंग है सर। नंबर एल, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इन एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिजाइन, सर कई सारे वेस्टेज को कम किया जा सकता है वैरायटी को कम करके, और स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल इन्वेंट्रीज, सर मटेरियल इन्वेंट्री हमारी क्या होगी, स्टैंडर्ड हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, एक फिक्स अमाउंट में आ जाएगी, समझ में आया। सिर्फ रीड कर लेना दोस्तों, अपने माइंड में बैठा लेना, याद ये चीजें नहीं रहने वाली हैं, ठीक है ना। नंबर 3, मोर एफिशिएंट लेबर, बताओ भाई लेबर क्यों एफिशिएंट हो जाएगा। नंबर 1, सिंप्लीफाइड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, सर प्रोसेस सिंपल होगी, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग भी सिंपल होगी, खुशी से हो गई, है ना, नहीं याद रहेगा बेटा, समझते चलो बस मेरे साथ। नंबर बी, बेटर अर्निंग्स, सर उनकी अर्निंग बेटर होगी थ्रू इंडिविजुअल प्रोडक्शन मेड पॉसिबल बाय द लॉन्ग रन। हाँ ये देखो भाई, यहाँ पे एक इंडिविजुअल ने कितना बनाया 10, तुमने बोला पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हम तुमको 10 रुपए देंगे, बताओ कितना कमाएगा वो, 10 गुणे 100 रुपए, समझ में आया। यहां भी बोला प्रोडक्ट में 10 रुपए देंगे, तो बोलो यहां कितना कमा लिया, कितना हो गया 330, बोलो क्या कमाई उसकी बेटर हो गई, तो आंसर इज यस, चीजें सिंप्लीफाइड हो गई, मशीनें कम हो गई तो उसकी कमाई भी बेटर हो जाएगी, क्यों। और लाजमी सी बात समझो ना भाई, जो मालिक है उसको यहाँ पे इतने सारे लोगों के बीच में पैसा बांटना है, और यहाँ पे कम लोगों के बीच में पैसा बांटना है, तो यहाँ अर्निंग ज्यादा होगी कि नहीं होगी, सिंप्लीफाइड में बिल्कुल होगी सर, समझ में आया। बच्चा भी सो गया कि जगे हो, जगे रहो। स्किल इंक्रीज बाय रिपीटेटिव प्रोसेस, बार बार वही प्रोसेस करेंगे उनका स्किल बढ़ जाएगा। और नंबर लेस लेबर आइडियल फ्रॉम प्रिवेंटेबल कॉजेज, सर आइडियल नहीं बैठेगा, खाली नहीं बैठेगा, और मोर रेगुलराइज्ड परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, और सर उसकी एम्प्लॉयमेंट भी क्या रहेगी, परमानेंट रहेगी, बोलो समझ में आया। बेटर सर्विस टू ट्रेड इन, ये पॉइंट आप लोग रीड करोगे और आप लोग मुझे बताओगे, तो ये वही सारी बेसिक चीजें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग चलेंगे। ए वाला पॉइंट तुम समझाओगे, बी तुम, सी तुम, डी तुम और ई तुम, ठीक है। चलो, बेटर सर्विस टू ट्रेड इन, नंबर 1 बेटर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, बताओ बेटा क्या इसका मतलब कहना चाह रहा है। बेटर होगी सर, रैशनलाइजेशन में ही हम बात करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, उसकी क्वालिटी को क्या कर देंगे, बेटर कर देंगे, तो ये अच्छी बात है। बताओ बेटा पॉइंट नंबर बी, प्रॉम्प्ट मतलब होता है फास्ट, प्रॉम्प्ट बताओ क्या बोलना चाह रहा है ये, डिलीवर कर सकते हैं, क्यों सर, प्रोडक्शन प्रोसेस ही छोटी है सर, तुरंत बना तुरंत डिलीवर हो गया, यहाँ पे इतनी लंबी प्रोसेस नहीं, छोटी सी प्रोसेस है, समझ में आया। पॉइंट नंबर सी, उसकी पैकिंग की क्वालिटी डिक्रीज कर सकते हैं, हाँ, क्वांटिटी ऑफ साइजेस ऑफ पैकिंग रिक्वायर्ड, सर क्वांटिटी उसकी हम कम कर सकते हैं, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज है सर, ठीक है, एग्जैक्टली, एरर इन शिपमेंट कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर ई बेटा, ऑब्सोलीट मतलब पुराना, हाँ सर पुराना रॉ मटेरियल कम बचेगा, और सर प्रोडक्ट यहाँ से बनना शुरू हुआ घूम फिर के यहाँ तक आ रहा है, इसमें कुछ पुराना हो जाएगा, और हमारा सर रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है तो पड़े का पड़ा हुआ है तो भी खराब हो सकता है। अब हम तुमसे बोले सर चिकन, कौन यहाँ नॉनवेज वाला है, वेरी गुड, एक को छोड़ के बाकी सर, कृष्णा कान बंद कर लो ऐसे करके अपना, तुम मत सुनो, गंदी चीजें हैं, नहीं सुना जाता है। चिकन, हम तुमसे बोले चिकन खाओगे, तुम लोग बोले हाँ हाँ सर खाएंगे, हम कहे आओ मेरे घर चिकन बनता, तुम सुबह सुबह आ गए, सबसे पहले हम चिकन को धुले, फिर उसको आटे में डाल के 2 घंटा छोड़े, फिर धुले, फिर उसको दही में डाल दिए, 8 घंटा मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिए, फिर निकला, फिर उसको धनिया के पानी में डाल के मैरिनेट किए रात भर, फिर अगले सुबह निकाले, फिर उसको मसाले काली मिर्च में डाले, फिर मैरिनेट किए 6 घंटा, उसके बाद निकाले, फिर उसको गर्म पानी में बॉईल किए, गर्म पानी में बॉईल हो गया, उसके बाद उसको लाल मिर्च डाल के मैरिनेट किए, ऐसे करके 2-3 दिन बाद जाके हम चिकन बना के तुमको दिए, लो भाई खा लो, तुम कहोगे सर सड़ गया है, हटाइए, सड़क के कुत्तों को खिला दीजिए। सर प्रोडक्ट एक तो प्रोडक्शन प्रोसेस में भी ऑब्सोलीट हो जाता है, जो हमारे पास पड़ा है वो भी ऑब्सोलीट यानी पुराना हो जाता है, समझ में आया। यस सर। सिंप्लीफाइड सेलिंग, सर बेचना आसान हो जाता है। इंक्रीज रेट ऑफ टर्नओवर, सर ज्यादा सामान बेचेंगे तो हमारा टर्नओवर क्या होता है पता है, सेल्स,
सेल्स, ये भी टोटल रेवेन्यू, दूसरे शब्दों में टीआर भी कह सकते हो इसको, ये भी हमारा टोटल रेवेन्यू भी बढ़ जाता है। समझ में आया? ईजियर फाइनेंसिंग, सर पैसा आराम से मिल जाता है, फैक्ट्री शटडाउन कम होते हैं, पेइंग अटेंशन टू इंडिविजुअलिटी इन दोस फील्ड्स वेयर इंडिविजुअलिटी इज डिजायरेबल। सर इंसान इंडिविजुअलिटी मतलब अपना पर्सनल ध्यान उस फील्ड में दे सकते हैं जहां पे उसकी जरूरत है, जैसे प्रिवेंटिंग अटेम्प्ट्स एंड इंडिविजुअल इन दोस फीचर्स वेयर इट इज सुपरफिशियल एंड यूजलेस एंड वेयर स्टैंडर्डाइजेशन शुड प्रिवेल। यानी कि सर जहां मशीनों से काम हो सकता है, जहां स्टैंडर्डाइज काम हो सकता है होने दो, जहां पे इंडिविजुअल ध्यान की जरूरत है। अब रॉयल एनफील्ड क्या अपना इंजन हाथ से बैठ के बनाती होगी? नहीं सर, नहीं, टंकी की पेंटिंग उससे हाथ से होती है। तो टंकी की पेंटिंग में इंडिविजुअलिज्म आ जाता है और ये इंजन वगैरह बनाने में वो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस चलाती है। समझ में आया? बस वही भाषणबाजी है सर, सबका दिमाग खराब हो गया सर, क्या ये फालतू पढ़ा रहा है। क्या करोगे दोस्त, पढ़ना पड़ेगा ना। नंबर बी, नंबर 9, हाँ ये देखोगे, पेइंग अटेंशन, अच्छा सो एंड वेयर स्टैंडर्ड। नंबर बी, ये क्या बी क्या है भाई? गेन्स टू डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या गेन होंगे भाई? चलो ई पॉइंट है, फिर सारे एक एक करके बताओगे। इस बार उल्टा चलेंगे, इधर से चलेंगे। बताओ बेटा, नंबर ए पॉइंट, एलिमिनेशन ऑफ स्लो मूविंग स्टॉक, वो सामान जो धीरे धीरे चलता है, जैसे यहाँ पे स्लो मूविंग, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या बिकता स्लोली है, उसका एलिमिनेशन हो जाता है। बताओ कैसे? अरे बताओ सर, एलिमिनेशन ऑफ स्लो मूविंग स्टॉक समझोगे, ऐसा सामान देखो, एक तो दो तरीके से देख सकते हैं सर। एक तो हमारा सामान जो बिकता था धीरे धीरे, यहाँ घुसा, मान के चलो यहाँ हमने अपना सामान घुसा, ये मटेरियल में पैसा लगाया है 1/6/25, 1/6/2025 को, और सर बन के निकल रहा है ये 30/6/2025 को। वो मूवी देखे हो, कौन सी पुरानी मूवी थी, उसमें एक आदमी था, गड्ढे के पास खड़ा था, ऐसे देख के कह रहा हा 25, फिर इधर गया हा 25, उसके पास एक आदमी आता है, बोलता भाई 25 क्या? कहता है 25, कहता है क्या 25? वो कहता है 25, वो उसके अंदर झांक के देखता है, अरे भाई कौन 25 है? पीछे से उसको मारता है 1 लात, वो गड्ढे में गिर जाता है, फिर कहता है 26। तो सर 1/6/2025 को हम लोगों ने रॉ मटेरियल में पैसा लगाया सर, 30/6/2025 को ये बन के तैयार हुआ, उसका सर ये बिका कब? 31/12/2025 को। पैसा क्या ज्यादा समय इसमें फंस गया, स्लो मूविंग स्टॉक। लेकिन सर जब प्रोसेस छोटी है ना, प्रोसेस छोटी है, ये वाली प्रोसेस अपनी, सर यहाँ पे हमने पैसा लगाया 1/6/2025 को और बन के निकल गया 7/6/2025 को। क्या कुछ समय कम हुआ? क्या कुछ समय कम हुआ? सर हमारा जब पैसा कैपिटल में फंसा रहता है ना, तो एंटरप्रेन्योर का दिल धक 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 करता रहता है, कब स्टॉक बर्बाद हो जाए, कब आउट ऑफ फैशन चला जाए, कब सर सरकार बैन लगा दे हमारे प्रोडक्ट पे। होता है ऐसा? होता है सर। आखिर पॉलिथीन मैन्युफैक्चरर्स को क्या पता था कि उनके ऊपर एक रात में अचानक से मोदी जी आएंगे, मित्रों आज रात 12 बजे के बाद से प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बैन किए जाते हैं। उनको क्या पता था? बोल उनके ऊपर गाज गिरी कि नहीं गिरी? भाई भरोसा नहीं है कब गाज गिर जाए, प्रोडक्ट तुरंत निकले, वो हमारे लिए बेटर रहता है। समझ में आया? ओके। नंबर 2, स्टेबल लाइन, इजी टू बाय, क्विक टू सेल। लाइन हमारी स्टेबल है, यानी कि स्थिर है, आसानी से खरीद सकते हैं, आसानी से बेच सकते हैं। सिंप्लीफाइड सेलिंग, ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स ऑन फ्यूअर आइटम्स और स्टैंडर्ड पैटर्न्स दैट आर प्रूवन बेस्ट सेलर्स। भाषणबाजी है सर, एक बार रीड कर लेना, बस काम खत्म। समझ में आया? नंबर 2, डिक्रीज्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन। सर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसा कम लगाना पड़ेगा, कहाँ पे? स्टॉक ऑन हैंड, स्टॉक अपने पास जो रखते हैं, हम लोग अभी बात किए सर, इन्वेंट्री छोटी रखेंगे, छोटी रखेंगे। समझ में आया? नंबर 2, स्पेयर पार्ट्स भी कम रखेंगे, सिंप्लीफाइड प्रोसेस हो जाएगा। काश सर ये सारा माइक वाइक मुझे ना लगाना पड़ता, एक ईयरफोन लगाते, उसी ईयरफोन से बैठ के बाहर गाने सुनते, जब आना होता तो वही ईयरफोन लगा के पढ़ा लेते। हो सकता था? नहीं हो सकता था। सिंप्लीफाइड प्रोसेस है सर, नहीं हो पा रही, क्या किया जाए? नंबर सी, स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड, स्टोरेज स्पेस ज़्यादा चाहिए था, वो कम को क्या चाहिए होगा? कम चाहिए होगा, है कि नहीं है सिंप्लीफिकेशन से। नंबर डी, लेस स्टॉक डेप्रिसिएशन ऑब्सोलेंस, सामान पुराना कम होगा, डेप्रिशिएट कम होगा। और डिक्रीज्ड हैंडलिंग चार्जेस, क्लरिकल एंड अकाउंटिंग वर्क और सेलिंग एक्सपेंसेस। सर दूसरे शब्दों में सिंप्लीफिकेशन से सर हमको दुनिया भर के बेनिफिट होते हैं। प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करिए, लेकिन इतना भी सिंप्लीफाई मत कर दीजिए कि आपका यूएसपी ही खत्म हो जाए। व्हाट डू यू मीन बाय यूएसपी? यूनिक सेलिंग प्रपोजन या प्रीपोजिशन, क्या कहते थे उसको? हम तो शॉर्ट फॉर्म याद है। सर मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूं, ये मार्कर है। तुमने बोला वाह मार्कर है, हमने बोला हाँ। तुम कहते तो क्या है इसमें? हम कहेंगे सर ये व्हाइट बोर्ड पे लिखता है। तुम कहोगे सारे प्रोडक्ट लिखते हैं, अलग क्या है इसमें? हम कहते हैं अलग तो कुछ नहीं है। या तो फिर क्यों खरीदें, दूसरे खरीदेंगे।
प्रोडक्ट नहीं चलेगा सर। हम फिर आते हैं, कहते हैं ये मार्कर है, तुम बोलते हो वाह क्या करता है ये, हम इससे जो बनाओ वो बोर्ड से निकल के बाहर आके 2 मिनट टहलता है, फिर वापस बोर्ड में चला जाता है। शकला का बूम बूम वाली पेंसिल वाला हाल है, अगर दौड़ा के पकड़ लिए तो बाहर ही रहेगा वो। तुम कहते हो वाह क्या प्रोडक्ट है, बताओ कितने में बेचोगे। यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन वो खत्म ना हो जाए इतना भी सिंप्लीफिकेशन करने के चक्कर में। समझ में आ रहा है? ओके। Number C, gains to customers are number 1, better quality of the product through the manufacturer's ability to concentrate on better design and reduce manufacturing cost. सर जब प्रोड्यूसर की ये वाली प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाएगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी, तो वो भी चीज़ों पे फोकस कर पाएगा। 3 ही प्रोसेस है, उन 3 को कोशिश करेगा बेस्ट रहे, है कि नहीं है? लेकिन सर जब इतनी सारी प्रोसेस रहेगी कहाँ वो ध्यान दे पाएगा। और सर हम रैशनलाइजेशन में पढ़े भी हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए और ऑफ गुड क्वालिटी होना चाहिए। बोलो समझ में आया? नंबर 2, बेटर सर्विस। क्या सर्विस बेटर दे सकता है सर? कंप्लीट प्रोडक्ट्स में जो सामान बन गया उस पर सर्विस बेटर दे सकता है। सर देखो उसका ध्यान आप इधर मंझाए रखोगे। अब जैसे हम ही लोग मान लो टीचर्स हैं, अगर क्लास में आप सारे मिसबिहेव करते हो, हल्ला करोगे, शोर करोगे, भाई पढ़ाने पे ध्यान नहीं जा पाएगा, तुम लोग को शांत कराने पे ध्यान रहेगा। सबको कहेंगे एक तुम खड़ा हो, डस्टर लेके मारेंगे, तुम बैठ जाओ, तुम खड़ा हो, यही चलेगा। स्कूल में टीचर को ऐसे ही परेशान करते थे ना, कोई इधर से बात कर रहा है, कोई इधर से बात कर रहा है, टीचर घूम गए तो पीछे से ओ लो करते थे कि नहीं करते थे? टीचर उसी में परेशान रहता था, क्या पढ़ाएगा? फिर तुम कहते थे सर टीचर पढ़ा नहीं रहा है कि नहीं? टीचर जैसे ही सामने गया बैठ के ऐसे चिंपू चिंपू, क्या वो पढ़ाएगा? लेकिन सर अगर आप खाली छोड़ दे तो टीचर पढ़ा पाता है। सेम हाल मैन्युफैक्चरर का है, अगर उससे आप छोड़ देते हो, अगर चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देते हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दे पाता है, आफ्टर सेल सर्विसेज पे ध्यान दे पाता है। बोलो समझ में आ रहा है? नंबर 2, और स्पेयर पार्ट्स और प्रॉम्प्ट डिलीवरीज। स्पेयर पार्ट्स पे और प्रॉम्प्ट डिलीवरीज पे वो अच्छे से ध्यान दे पाता है। बोलो क्या समझ में आया? सो दैट वाज ऑल अबाउट सर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। स्टैंडर्डाइजेशन को हम शुरू करेंगे कल। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, उम्मीद है कि एक से 2 क्लास में ये चैप्टर अब समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम शुरू कर देंगे सर रिवीजन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, थैंक यू।